हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। और ठान लिया है कि बीएसटीसी में सलेक्शन लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि बेहतरीन कॉलेज से बीएसटीसी करके मानेंगे। और ठान लिया है कि टीचर बन करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2009 से लेके अब तक के प्रीवियस पेपर हैं उनको हम सॉल्व करा रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अलग से जीके का अलग से सॉल्व कराया है, हिंदी का अलग से सॉल्व कराया। इसी प्रकार से हम सॉल्व करा रहे थे। 2019 का पेपर भी सॉल्व करा दिया गया। अब 2021 के पेपर के बारे में, 2021 के पेपर के अंतर्गत जो जीके का पोर्शन है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जीके के अंतर्गत जो 2021 के अंतर्गत पूछे गए थे, उन चीज़ों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, पेपर में क्या है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपको वीडियो की क्लियरिटी को बढ़ा लेना है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख सके। तो ये है हमारा पूरा सॉल्व हुआ पेपर। तो अपन का पार्ट बी था कौन सा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान का जीके पार्ट बी के अंतर्गत आया था 2021 के पेपर के अंतर्गत। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान जीके का 2021 के पेपर का पहला क्वेश्चन है, तो वो पूछा गया है हिस्ट्री के अंतर्गत से एक टॉपिक है जिसका नाम है एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण माना जा सकता है। तो राजस्थान का एकीकरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा है, ये पूछा गया हमसे। हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के बारे में, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं पहले। तो चर्चा करते हैं अपन राजस्थान का जो प्रथम चरण है एकीकरण का, कौन सा, फर्स्ट चरण। और फर्स्ट चरण है एकीकरण का, यह है कब हुआ था, तो ये हुआ था अपन का 30 मार्च 1948 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान का एकीकरण का फर्स्ट चरण हुआ था, जिसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। और मत्स्य संघ के अंतर्गत उस समय कौन कौन से वो क्षेत्र थे, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला एरिया आता था। और इस मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था किसको, अलवर को बनाया गया था। मेन चीज़ें लिखूंगा नहीं, आपको ज़्यादा डिलीवर करने के लिए मैं बोल के एक चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, अपन से पूछ ले कि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर हो जाएगी। और मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वो थे गौड़गिल। कौन थे मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता, गौड़गिल थे। आपसे PM पूछ ले मत्स्य संघ के, तो वो हो जाएंगे कुमावत। कौन हो जाएंगे, कुमावत। आपसे राज प्रमुख पूछ ले तो वो हो जाएंगे उदयभान सिंह। कौन हो जाएंगे, उदयभान सिंह। और आपसे इसके क्या पूछ ले, उपराज प्रमुख पूछ ले तो वो हो जाएंगे गणेश देवपाल। क्या हो जाएंगे, गणेश देवपाल रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड चरण की बात करें, सेकंड चरण है, ये है कब हुआ था, तो सेकंड चरण हुआ था 25 मार्च 1948 ईस्वी को। कब हुआ था, 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था सेकंड चरण। और सेकंड चरण है, इसके अंतर्गत कौन कौन से किस किस जिले को शामिल किया गया था, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, झाड़ू बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। जब हमें राजस्थान जी के पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत ये ट्रिक को यूज करते हैं, जो हमारे चैनल पर सॉल्व हुई है उनके अंतर्गत मिल जाएगी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बाबू का मतलब होता है बाफुर हो जाएगा बांसवाड़ा, और बूफुर हो जाएगा बूंदी। झाड़ू का मतलब हो जाएगा झालावाड़, और डू से हो जाएगा डूंगरपुर। की को यान हो जाएगा किशनगढ़, और को यान कोटा, और प्रसाटो यान हो जाएगा प्रतापगढ़, सा यान सापरा, और टो यान टोंक। ठीक है, इनको क्या किया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत शामिल किया गया था। जो कि अपने आप बात करें इसकी इसका नाम क्या रखा गया था दूसरे चरण का, तो इसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान। पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का था पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान जो संघ रखा गया था इसका नाम, इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई थी, तो इसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा। और उद्घाटनकर्ता भी फर्स्ट चरण के और सेकंड चरण के कौन थे, गौड़गिल थे। ठीक है, और PM कौन थे, फर्स्ट चरण में भी कौन थे, कुमावत, मतलब असावा कुमावत थे पहले चरण में, सेकंड चरण में है असावा। ठीक है, और राज प्रमुख है भीम सिंह, कोटावा के राजा थे भीम सिंह। और ठीक है, उपराज प्रमुख थे कौन से, बूंदी के राजा बहादुर सिंह। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड चरण। थर्ड चरण की बात करें तो थर्ड चरण की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, वो है 18 अप्रैल 1900 क्या है 48। क्या हो जाएगी, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को थर्ड चरण आया था। थर्ड चरण के अंतर्गत तो द्वितीय चरण में जो थे झाड़ू की को प्रसाटो वाले, ठीक है, तो वो तो थे ही थे। इसके अलावा उसमें क्या जुड़ गया था, उदयपुर जुड़ गया था। ठीक है, इनमें मतलब सेकंड चरण में उदयपुर और जोड़ना है, बस उदयपुर जुड़ा था इसके अंतर्गत थर्ड चरण के अंतर्गत। और इसका नाम क्या रख दिया था, संयुक्त राजस्थान।
क्या रख दिया गया था नाम, थर्ड चरण का संयुक्त राजस्थान और राजधानी बनाया गया था उदयपुर को, ठीक है। और इसके उद्घाटन करता नेहरू थे और पीएम थे ML वर्मा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो ये है चौथा चरण, कौन सा हो जाएगा अपन का, चौथा चरण। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, चौथा चरण, ठीक है। अब चौथा चरण के अंतर्गत सबसे बड़ा चरण क्यों माना गया, इसकी बात करते हैं। क्योंकि चौथे चरण के अंतर्गत पहली बात तो चौथा चरण हुआ कब था, तो ये हुआ था अपन का 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था चौथा चरण, 30 मार्च 1949 को हुआ था। चौथे चरण के अंतर्गत 3 जो चरण हुए थे, तीसरा चरण के अंतर्गत जो जिले शामिल किए गए थे, जो रियासतें शामिल की गई, वो प्लस में कौन किया गया था, प्लस के अंतर्गत 3JB, मतलब 3J और B, ये रियासतें शामिल की गई थी। और बड़ी बड़ी रियासतें थी चारों, ठीक है। कौन कौन सी थी, तो तीसरे पॉइंट की रियासत मतलब संयुक्त राजस्थान की रियासत है, प्लस में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें, इनको शामिल किया गया था चौथे चरण के अंतर्गत। और इन 4 रियासतों को विलय करके इसका नाम रख दिया था भरत राजस्थान। आपसे पूछ सकता है चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था, भरत राजस्थान रखा गया था। और राजधानी रही थी जयपुर। भरत राजस्थान एक ऐसा मतलब भरत राजस्थान के अंतर्गत जो चौथा चरण हुआ उसके अंतर्गत राजधानी बनी है जयपुर। और जयपुर की राजधानी तब से बनी और आज तक कभी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात करें, इसके उद्घाटनकर्ता पटेल थे और राज प्रमुख भी कौन बन चुके थे, मान सिंह सेकंड बन चुके थे इसके, ठीक है। तो चौथे चरण में राजस्थान का जो वर्तमान में जो आपको दिखाई देता राजस्थान पूरा बन चुका था, इसलिए हमें 30 मार्च के दिन राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। तो वो चौथे चरण से संबंधित है इस वजह से। और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था अपने 7वें चरण में आया था, ठीक है। वर्तमान स्वरूप पूछ लें आपसे, तो 1 नवंबर 1956 में आया था, 1 नवंबर 1956 में वर्तमान स्वरूप में। 7वां चरण भी 1 नवंबर 1956 में हुआ था। स्थापना दिवस पूछ ले तो 30 मार्च हो जाएगा, ठीक है, स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अपन इसके 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ, ये भी आपको दे रखा है इसमें अंदर। और 30 मार्च को क्या है, राजस्थान का गठन माना जाता है और स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजस्थान के कौन से जिले हो जाएंगे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान की जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी हो जाएगी, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है राजस्थान की। लेकिन आपसे बात करें, राजस्थान के नीचे वाला जो एरिया है इसके अंतर्गत 2 जिले पड़ते हैं, वो कौन सा है, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जो क्या है, इनकी 2 जिलों की क्या है जलवायु है, ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो अपन के ऑप्शन देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा ये सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डूंगरपुर होता है वो भी सही होता है। उदयपुर के अंदर गया तो उदयपुर इसमें है नहीं है, तो डूंगरपुर है। लेकिन आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो पहली बात और थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा टोटल गुजरती है 26 किलोमीटर। राजस्थान में 26 किलोमीटर होकर के क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें से 25 किलोमीटर तो गुजरती है बांसवाड़ा में और 1 किलोमीटर गुजरती है डूंगरपुर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर के कुम्हार के घर जाकर के छिद्रित किए हुए एक घड़े में दीपक रख करके अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं, ठीक है। तो कौन सा जो नृत्य है वो छिद्रित मटके के साथ में किया जाता है, तो वो है अपन का कौन सा नृत्य, गुडला नृत्य। गुडला नृत्य है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें गुडला नृत्य, तो सातल देव आपने नाम सुना होगा, सातल देव। तो सातल देव एक राजा हुए हैं। तो सातल देव ने क्या किया है कि एक राजा हुए थे, जो क्या हुए थे, उन्होंने क्या किया है, से यहाँ के जो कन्या हैं उनको क्या है, उनको हरण कर लिया था। अविवाहित कन्याओं को एक साथ में काफ़ी संख्या में कन्याएं थी, उनको हरण करके ले गया था। तो सातल देव राजा ने उनको क्या है, उनको छुड़वाया था और उनको छुड़वा करके खुद क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो सातल देव ने क्या किया था, जो राजा इनको लड़कियों को उठाकर ले गया था, उन लड़कियों को वापस लाया और उसकी खोपड़ी को लेकर के आया था, किसमें, भाले में लगा करके। तो उसको क्या है, पूरे उसमें घुमाया गया था शहर में, ठीक है, अपने पूरे राज्य में घुमाया गया था। इसीलिए इस नृत्य को गुडला नृत्य कहा जाता है और छिद्रित मटके के साथ में गुडला नृत्य किया जाता है, ठीक है। सातल देव इसके क्या हैं, मेन प्रमुख एक्टर थे, ठीक है, सातल देव के द्वारा। तो यह त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है,
चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। ठीक है, अपन बात करें किसकी? धूलेंडी की बात कर लेते हैं अपन। तो अपन धूलेंडी, होली आती है, ठीक है, फागुन शुक्ल, कब आती है? फागुन शुक्ल पूर्णिमा को आती है होली। ठीक है, होली से जस्ट दिन बाद वाला होता है धूलेंडी, और धूलेंडी आती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। कब आती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आती है। ठीक है, क्योंकि नया वर्ष स्टार्ट कब से होता है? धूलेंडी के दिन से ही होता है, और अंतिम दिन क्या होता है? होली का दिन होता है वर्ष का। ठीक है, इसी दिन क्या होती है? साल चेंज होती है अपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में थोड़ा सा लेवल कम रहता था, मैंने देखा है। पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए आपके 2009 के 10 के 11, लेकिन अभी क्या है 2000 थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है पेपर का। ठीक है, तो आपको ढंग से भी पढ़ना है। तो किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका गया था? वो फेंका गया था मानमोरी शिलालेख को। ठीक है, मानमोरी शिलालेख को क्या समुद्र यात्रा करके गए थे, तो ये अपने साथ में ले गए थे, और इन्होंने ऐसा कहा गया है कि जहाज में कुछ ऐसी गड़बड़ी होने की वजह से इनको क्या है समुद्र में फेंक दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड पहुंचे थे तो वहाँ उनके पास में ये शिलालेख नहीं था, इसका कोई अभिलेख नहीं मिलता है। अपन बात करते हैं मानमोरी शिलालेख की, तो यह शिलालेख है तो भोज के पुत्र का माना जाता है। किसका माना जाता है? भोज के पुत्र का माना जाता है। और मानसरोवर झील के किनारे चित्तौड़गढ़ के निर्माण का भी उल्लेख है शिलालेख पर। किसका बढ़ता है? मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के निर्माण का क्या है? इसमें उल्लेख है, और इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण करवाने वाले मौर्य शासक चित्रांगद का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? चित्रांगद का। तो चित्रांगद मौर्य ने किसका निर्माण किया था? तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ठीक है, किले की बात आ गई तो सर्वाधिक किले किसके द्वारा बनाए गए हैं आज तक? तो वो बनाए हैं कुंभा के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है? कुंभा है। स्थापत्य कला का वो माना जाता है मेन आदमी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो वो करते हैं किस चीज़ के बारे में? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या लिखी थी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई थी? 1829 ईस्वी में लिखी गई थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आपसे पूछ लग सकता है कि राजस्थान के अंदर कर्नल जेम्स टॉड सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में आए थे, और इन्होंने प्रवेश कहाँ से लिया था? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ से इनका क्या मिला था? प्रवेश। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। कौन है? यति ज्ञानचंद्र के गुरु का नाम है कर्नल जेम्स टॉड का। नेक्स्ट बात करें, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तो आप लेवल का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करता हूँ मैं, उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अपने 2009-10 भाई साहब बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, अब लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करनी है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तो डूंगरपुर के जो प्रजामंडल की बात करें तो वो हो जाएगा भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। किसकी में? डूंगरपुर पड़ता नीचे तो भोगीलाल। ठीक है, भोगी पानी निकालने के लिए भोगी उपयोग लेते ना, तो भोगीलाल, भोगी पांड्या किसके? डूंगरपुर की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो 26 जनवरी 1944 ईस्वी को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी सदस्य गौरीशंकर, हरदेव जोशी और माणिकलाल वर्मा और शिवलाल कोटड़िया थे। ठीक है, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1944 ईस्वी को की गई थी, और इसकी स्थापना किन किन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी गौरीशंकर, हरदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा और शिवलाल कोटड़िया के द्वारा। इनके द्वारा क्या की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? वो क्या जाता है? मूड़िया लिपि। क्या कहा जाता है? राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को मूड़िया लिपि कहते हैं। मूड़िया लिपि है ये महाजनी और बानिया बाटी लिपि भी कहलाती है। कौन सी लिपि कहलाती है? मूड़िया लिपि, महाजनी या बानिया बाटी लिपि भी कहलाती है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? यह लिपि है तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार से राजस्थानी वेशभूषा में बरवधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में क्या बरवधु गठबंधन का वस्त्र होता है? जब क्या होता है, फेरे होते हैं ना, शादी के टाइम पर जब फेरे होते हैं तो उसमें क्या है, वस्त्रों के अंतर्गत गाड़ दी जाती है फेरे लेने के लिए, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसे कहते हैं धटी। क्या कह लेते हैं?
धटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा धटी, धटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दौड़ आपस में मिले दो सूत्री वस्त्र, क्या दे रखा है मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपन पहली बात करें, राजस्थान वेशभूषा में पूछ लिया आपसे गठबंधन वस्त्र, तो ये हो जाएगा धटी। नेक्स्ट बात करें दौड़ की, तो ये दौड़ क्या है, तो ये दौड़ है आपस में मिले दो सूत्री वस्त्रों को मिला करके एक वस्त्र बनाया जाता है, उसे बोलते हैं दौड़। क्या बोलते हैं, दौड़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है ताकी। ताकी क्या कहलाता है, छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र है, ताकी कहलाता है। और पटनी क्या कहलाता है, एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष है। तो ये बहुमूल्य वस्त्र विशेष है क्या, पटनी बहुमूल्य विषय उद्देश्य है, बहुमूल्य वस्त्र विशेष है क्या, पटनी। ठीक है, इसके अलावा ओढ़नी किसका प्रकार है, एक साड़ी का प्रकार है। इसके अलावा अब इनके राजस्थान के अंतर्गत एक अंगरखी होती है, क्या होती है, अंगरखी होती है, जो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये प्रसिद्ध है। जोधपुर का अपन के बात करें, गलाबंद कोट है वो जोधपुर का, ये अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र है अपन के। ठीक है, जोधपुर का गलाबंद कोट, ठीक है, यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो वो हो जाएगा क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो क्या है, असंगत है। क्या पूछ रहा हूँ आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो असंगत है। पहली बात करें अपन, पशु पक्षियों के सेट, क्या होते हैं, पशु पक्षियों का सेट है, वो जयपुर में स्थित है, ये बात सही है बिल्कुल, क्या है, जयपुर में। नेक्स्ट बात करें रेजी, और रेजी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है चक एक जगह पड़ती है उसकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें रमकड़ा उद्योग है, यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रमकड़ा उद्योग है, आपने नाम सुना होगा गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है कौन सा, रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर में है, अपन बात करते हैं गलियाकोट, तो गलियाकोट की एक और प्रसिद्ध बात है यहाँ की, गलियाकोट। तो गलियाकोट में पहली बात तो अपन के क्या है, यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है, क्या बढ़ता है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। ठीक है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भी कहाँ बढ़ता है, गलियाकोट में बढ़ता है। और कर्क रेखा भी गलियाकोट चिरवल्ली गांव से निकलती है, कौन सी, डूंगरपुर के अंतर्गत कर्क रेखा। ठीक है, और रमकड़ा उद्योग भी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, कांकरौली नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या अपन का असंगत है, तो ये हो जाएगा अपन का राइट आंसर। पत्थरों की मूर्तियाँ जयपुर में, ये बात सही है। लेकिन अब बात करें रमकड़ा उद्योग, तो ये हो जाएगा अपन गलियाकोट डूंगरपुर में, और कांचरौली है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नीमच छावनी में 1857 की क्रांति में भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी, शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी 1857 की क्रांति नीमच छावनी के अंतर्गत। ठीक है, तो नीमच पड़ता है अपन का किस जगह पे, एमपी में पड़ता है। नीमच किस जगह पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एमपी के अंतर्गत नीमच छावनी जो कि अपन की मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इसके अंतर्गत 1857 क्रांति में जो मुख्य उद्देश्य है भड़काने का, और उद्देश्य क्या है, क्रांति करने का उद्देश्य जाता है मोहम्मद अली बेग को, किसको जाता है, मोहम्मद अली बेग को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम भारत में क्रांति है वो किसके द्वारा की गई थी, मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी 10 मई को। कब की गई थी, 10 मई 1857 को की गई थी मंगल पांडे के द्वारा भारत में। ठीक है, तो नीमच के सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति क्या है, जिस समय क्या है क्रांति का माहौल चल रहा था, तो क्रांति का माहौल चल रहा था, तो नीमच के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, जिसका नाम था कर्नल एबॉट, तो कर्नल एबॉट क्या शपथ दिला रहे थे कि हमें कंपनी के प्रति वफादार रहना है, इसका हमने क्या है साथ देना है, हम विद्रोहियों का साथ नहीं देंगे, इस प्रकार से शपथ दिला रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या है, मोहम्मद अली बेग ने एबॉट की हत्या कर दी और क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के लोकसभा सदस्यों के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन है। तो राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों के रूप में चुनी गई प्रथम महिला पूछ रहा हूँ आपसे, तो वो हो जाएगी अपन की गायत्री देवी। कौन सी हो जाएगी, गायत्री देवी हो जाएगी। ठीक है, अब तक की प्रथम और सर्वाधिक पूछ लें आपसे मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है, तो वो हो जाएगी अपन की वसुंधरा। ठीक है, तो प्रथम, ये चर्चा का विषय क्योंकि बीजेपी ने इसे क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम और सर्वाधिक मुख्यमंत्री रही है महिलाओं में, तो वो रही है वसुंधरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था तथा तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में हुए चुनाव में जयपुर से चुनी गई थी। ठीक है,
तो कहाँ से खड़ी हुई थी? जयपुर से खड़ी हुई थी और 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित को असंगत को युग्म को छांटिए। तो असंगत युग्म छंटवा रहा आपसे। तो पहली हो जाएगा अपन का क्या? अलवर महोत्सव। तो अलवर महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है फरवरी में। सही है, अलवर महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। बेनेश्वर मेला है वो कब मनाया जाता है? तो वो भी फरवरी में मनाया जाता है, बेनेश्वर धाम। ठीक है, त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है बेनेश्वर। ठीक है, बेनेश्वर मेला है वो त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें अपन ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव क्या है? मार्च में। तो ब्रज महोत्सव मार्च में नहीं होगा, ये मनाया जाता है ब्रज महोत्सव। पहली बात तो यह है भरतपुर से संबंधित। किससे है? भरतपुर से संबंधित है। और भरतपुर के संबंध के साथ साथ में यह अपन के कब मनाया जाता है? तो ये भी फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको वही दिए गए फरवरी मंथ वाले। तो अलवर महोत्सव फरवरी में, बेनेश्वर मेला है वो फरवरी में, ब्रज महोत्सव है वो फरवरी में मनाया जाता है, सीकावाटी महोत्सव है ये भी कहाँ मनाया जाता है? फरवरी के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रज महोत्सव है ये भरतपुर के अंतर्गत आयोजित महोत्सव है। महोत्सवों की अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत और एक महोत्सव है, उनके बारे में भी चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। एक हो जाएगा आपका कौन सा? तो एक होता है ऊँट महोत्सव। क्या हो जाएगा? ऊँट महोत्सव। और ऊँट महोत्सव है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपन का बीकानेर का। किसका हो जाएगा? बीकानेर का। और यह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी महीने में। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। नेक्स्ट हो जाएगा, आप नाम सुनोगे मरु महोत्सव। क्या नाम सुनोगे? मरु। या फिर अपन बोल सकते हैं, आपने एक नाम सुना होगा मूमल। मूमल राजकुमारी थी किसकी? लोद्रबा जैसलमेर की। ठीक है, तो मूमल महोत्सव या मरु महोत्सव आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत? जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। पहली बात तो जिला की बात करें तो, और जैसलमेर के ज़िले के अंतर्गत कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी और मार्च माह में। कब मनाया जाता है? फरवरी और मार्च माह में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन थार महोत्सव। किसकी बात करें? थार महोत्सव। तो थार महोत्सव है ये भी कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बाड़मेर में। क्या मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। और किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च माह में, बाड़मेर में और मार्च माह में। नेक्स्ट हो जाएगा मारवाड़ महोत्सव। क्या हो जाएगा? मारवाड़। और मारवाड़ कहा जाता है जोधपुर रियासत को। ठीक है, तो और उसके आसपास वाले एरिया को। तो मारवाड़ महोत्सव पूछ लें आपसे तो वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। और जोधपुर के अंतर्गत अपन बात करें किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर और अक्टूबर महीने में। किस में मनाया जाता है? सितंबर और अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। आपसे पूछते हैं ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव। ठीक है, तो ग्रीष्म महोत्सव भी किस में मनाया जाएगा? अपन बात करें ग्रीष्म की तो गर्मियों के टाइम में महोत्सव मनाते हैं अपन, तो ये मनाएंगे माउंट आबू के अंतर्गत। कहाँ मनाया जाएगा? माउंट आबू में। ठीक है, गर्मियों का महोत्सव है वो भी माउंट आबू में। और शीत महोत्सव भी पूछ लें आपसे तो शीत या शरद महोत्सव भी पूछ लें आपसे तो वो भी कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू में हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ये कब मनाए जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाएगा मई महीने में माउंट आबू में। और शरद ऋतु में मनाया जाएगा दिसंबर महीने में माउंट आबू में। ठीक है, इसके अलावा आपसे और कुछ ब्रज वाला हो गया भरतपुर, डीग भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर नाम का मिलकर के डीग भी मिल सकता है। बूंदी महोत्सव है बूंदी में हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स महोत्सव है जो कोटा के अंतर्गत है। स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ हो जाएगा? कोटा के अंतर्गत हो जाएगा। हाथी महोत्सव आमेर में मार्च माह में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ? आमेर में मार्च माह में। और पतंग महोत्सव है वो 14 जनवरी की मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 2 फरवरी 2006 में। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपन का राइट आंसर 2 फरवरी 2006। राजस्थान में इसका नाम है जो पहले क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान है। ठीक है, इसका नाम। अब हम बात करें यह योजना राज्य में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई थी। किस में हुई थी? संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू की गई थी। और इसका संचालन है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया था। किसका विकास? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया था, इसका संचालन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश विभाग में की विशेषता है? तो काली उपजाऊ मिट्टी है वो किस भौतिक विभाग की विशेषता है आपसे पूछा है। तो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह है अपन की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती भाग है, उसके अंतर्गत पाई जाती है काली
कपासीय मिट्टी और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है यह है। ठीक है, अपन बात करें दक्षिणी जो पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके अलावा अरावली की बात करेंगे और पूर्वी मैदान की बात करेंगे, और एक और रह गया अपन का भौतिक प्रदेश कौन सा, मरुस्थल। ठीक है, अपन इन चारों की बात करते हैं। अभी एक नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस पर समझा देता हूँ आपको सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किस चीज़ के बारे में, भौतिक प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, भौतिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो भौतिक प्रदेशों की अपन जब बात कर रहे हैं तो ढंग से ही बात करेंगे भौतिक प्रदेशों के बारे में। ये जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा है, एक पढ़ेंगे अपन मरुस्थल। क्या पढ़ने वाले हैं, मरुस्थल। इसके अलावा मरुस्थल के अलावा अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं अरावली। क्या पढ़ने वाले हैं, अरावली। अरावली के अलावा अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत कौन सा, पूर्वी मैदान, मैदान। ठीक है, और पूर्वी मैदान के बाद हम पढ़ने वाले हैं हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती। तो ये चार भौतिक प्रदेशों में सामान्य रूप से राजस्थान का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब इन चारों की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले विशेषता देखते हैं इसके अंतर्गत, चारों के अंतर्गत, तो वो देखने वाले हैं क्या। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं चारों के अंतर्गत। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो मरुस्थल है वो हो जाएगा अपन का कितना, 61.11%। कितना हो जाएगा, 61.11% है, जिसके अंतर्गत क्या है, मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। अरावली पाई जाती है 9% भाग में। कितने % भाग में पाई जाती है अरावली, 9% भाग में पाई जाती है। पूर्वी मैदान पाया जाता है तो वो पाया जाता है 23% भाग में। कितने, 23% भाग में। हाड़ौती का पठार पाया जाता है, वो पाया जाता है 6.89 या फिर लगभग 7% के लगभग। ठीक है, तो 6.89 में। तो आपसे राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है, जो क्या है, भौतिक प्रदेशों का जो पूरा क्षेत्रफल है पूरा राजस्थान का, तो कुछ क्षेत्रफल का 61 पॉइंट तो है मरुस्थल 61.11, अरावली है 9%, पूर्वी मैदान है 23% और हाड़ौती है 6.89%। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इनके अंतर्गत जनसंख्या। क्या पूछ सकता है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या होती है, और जनसंख्या पूछ सकता है। तो मरुस्थल के अंतर्गत जो 61.11% क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसके अंतर्गत जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40%, मतलब 100 लोग हैं जिनमें से 40 लोग तो मरुस्थल में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अरावली, तो अरावली के अंतर्गत कितने % रह जाएगा, तो वो हो जाएगा 10%। अरावली में कितना % हो जाएगा, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन पूर्वी मैदान में, तो पूर्वी मैदान में कितना हो जाएगा, 39%। कितना हो जाएगा, 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या रह रही है। नेक्स्ट बात करें अपन हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी निवास करती है, हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट बात करें अपन इसके जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु है, तो मरुस्थल के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है, तो जलवायु कैसी हो जाएगी इसकी, तो वो हो जाएगी, मरुस्थल पाया जाता है तो मरुस्थल के अंतर्गत शुष्क और अर्धशुष्क, कैसी हो जाएगी, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है किसके अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें अरावली की, तो अरावली में जलवायु पाई जाती है उपाद्र जलवायु। क्या पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और हाड़ौती की पठार की बात करें तो यहाँ पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। क्या पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, और अभी आपसे काली कपास की मिट्टी, आपसे काली मिट्टी के बारे में पूछा था, हाड़ौती ऑप्शन में था। ठीक है, तो उसके अनुसार अपन मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की अपन जब चर्चा करते हैं तो मरुस्थल के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, तो मरुस्थल के अंतर्गत मिट्टी पाई जाती है बलुई। कौन सी पाई जाती है, बलुई ऑप्शन में मिल सकता है। बलुई ऑप्शन में ना मिलेगा तो कौन सी पाई जाती है, रेतीली। कौन सी पाई जाती है, बलुई पाई जाती है, या फिर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, रेगिस्तान के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन बनिया मिट्टी पाई जाती है किसके अंतर्गत, अरावली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है, अरावली के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बनिया मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन की काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है किसके अंतर्गत, जलोढ़ मिट्टी किसके अंतर्गत पाई जाती है, पूर्वी मैदान के अंतर्गत पाई जाती है। और काली या फिर इसे बोलते हैं कपासीय मिट्टी, अभी आपसे पूछा गया था कपासीय मिट्टी, तो काली या कपासीय मिट्टी पाई जाती है। काली भी दे सकता है, कपासीय मिट्टी पाई जाती है, यह पाई जाती है अपन के हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी।
इनमें से एक क्वेश्चन और बनता है, उसे वो बनता है निर्माण काल से संबंधित। किससे संबंधित बनता है? निर्माण काल से संबंधित बनता है कि जो मरुस्थल है ये है, इसका निर्माण हुआ है, ये हुआ है टर्सरी काल में। किस में हुआ है? टर्सरी। तो टर्सरी काल में हुआ है किसका निर्माण? तो मरुस्थल का निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। ठीक है। अपन अरावली की बात करें, अरावली का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन। किसमें? प्री कैम्ब्रियन काल में। तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है किसका निर्माण? अरावली का निर्माण। और टर्सरी काल में हुआ है निर्माण किसका? तो वो है मरुस्थल का निर्माण। नेक्स्ट बात करें अपन पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान का निर्माण कब हुआ था? तो इसका काल था प्लीस्टोसीन काल। क्या होता है? प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। किसका? पूर्वी मैदान का। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिटेशियस काल। क्या हो जाएगा? क्रिटेशियम। तो क्रिटेशियम काल हो जाएगा किसका? हाड़ौती प्रदेश का। तो हाड़ौती प्रदेश का आपसे काल पूछ ले तो क्रिटेशियम काल हो जाएगा। ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें, इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये जो तीनों चारों चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें वो भी देखना, पॉपुलेशन देखना, इसकी जलवायु देखनी है, मिट्टी देखनी है और इनके काल देखने। ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, आप लिखवा के ले जाइए। तो इसलिए आपको इनको क्या है, ढंग से देख के जाना है। ठीक है। दोबारा वीडियो को देख लेना यदि आपको और समझ में नहीं आए तो। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट तो वो हो जाती है किसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? राजस्थान में मानसून का जुआ है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अंतर्गत मानसून का जुआ होता है वो होता है कृषि को। किसको कहा जाता है? मानसून पर आधारित होती है कौन सी कृषि? क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत क्या है, पानी की कमी पाई जाती है। मरुस्थल पाया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? पानी कम। तो पानी कम है तो फसल के लिए क्या चाहिए? पानी। तो फसल के जो कृषि कार्य है उसको राजस्थान का जुआ कहा जाता है, मानसून का। यदि मानसून अच्छे से आया तो फसल अच्छी होगी, मानसून नहीं आया तो फसल अच्छी नहीं होगी। राज्य में सिंचाई सुविधा और भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। तो 2/3 कृषि क्षेत्र है ना, वो पूर्णतः निर्भर है। 2/3 क्षेत्र की बात करें तो अपने मरुस्थल पढ़ा था, तो मरुस्थल की हमने बताया था 61.11%, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं 2/3। ठीक है। तो इसमें मरुस्थल है, तो मरुस्थल में खेती कहाँ से होगी? पानी नहीं है वहाँ पे, तो ये तो पूरा वर्षा पे ही निर्भर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है? परंतु जब वर्षा कम होती है तो यह स्थिति गड़बड़ा जाती है, या फिर जब बाढ़ की स्थिति होती है तो वो फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है। यदि बाढ़ आ जाए तो भी नष्ट हो जाएगी, कम वर्षा हो रही तो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सामान्य रूप में अगर नॉर्मल वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौली गंगा परियोजना है वो की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की गई है? उत्तराखंड के अंतर्गत की गई है। और यह क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा कि यह परियोजना है पिथौरागढ़ उत्तराखंड से धौलिया गंगा नदी पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? शैलाश्रयों मतलब शैल आश्रयों की जो चित्रित बने हुए हैं शैलाश्रयों पर, उनकी खोज की गई है। तो वो किस स्थान पर की गई है? तो वो की गई है अपन के दर में। किस में की गई है? दर में की गई है। तो दर है ये कहाँ पड़ती है? अपन के भरतपुर में। तो दर भरतपुर एक जगह पड़ती है, भरतपुर के अंदर का दर उस जगह पर की गई है। ठीक है। ये जो आकृति है इन पर क्या है? चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों में मानव आकृति, बाघ, बारहसिंगा, सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुख रूप से किया गया है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? दर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव में हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ये 2019 की थी, तो ये कितनी की गई थी? तो वो की गई है अपन के 2.5 लाख। कितनी की? 2.5 लाख रुपये की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, यह चुनाव खर्च सीमा नगर निगम चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका चुनाव हेतु 1 लाख निर्धारित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन
कौन सा पक्षी नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। तो साइबेरियन क्रेन के लिए साइबेरियन पक्षी आते हैं अपन केलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में। किस में आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। सरिस्का है ये कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। नेक्स्ट बात करें रणथंभौर, रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है। और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है अपन के सज्जनगढ़ उदयपुर में, ठीक है। तो अपन बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में स्थित केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पक्षियों का क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पक्षियों का स्वर किसे कहा जाता है, तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम रामसर साइट में जो राजस्थान का कौन सा वो स्थान रखा गया था, वो रखा गया था 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को रामसर साइट में शामिल किया गया था। किसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस और साइबेरियन क्रेन यहाँ सर्दियों में आते हैं। सर्दियों के टाइम में क्या आते हैं, सफ़ेद सारस बोल सकते हैं इसको, या फिर इसे बोलते हैं साइबेरियन क्रेन, ठीक है। तो साइबेरिया से आते हैं। नेक्स्ट बात करें, छप्पन का मैदान संबंधित है। तो छप्पन का मैदान है वो किस विषय पर आधारित है, तो छप्पन का मैदान अपन बात करें तो ये पाया जाता है अपन के बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान का पाया जाता है बांसवाड़ा के अंतर्गत पाया जाता है, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। कांठर प्रदेश प्रतापगढ़ और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में। तो अपन बात करें नीचे के वाले एरिया, जो राजस्थान का जो नीचे वाला एरिया है, इसके अंतर्गत एक नदी बहती है, कौन सी, माही नदी, ठीक है। तो माही नदी है, ये 3 जिलों से होकर के गुजरती है। किन जिलों से, 3 कौन कौन से हो जाएंगे, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। इन 3 जिलों से होकर के गुजरती है। और यह गुजरात से आती है, गुजरात से आते हुए इस प्रकार से इधर जाती है। तो एक मात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण में आती है, दक्षिण में वापस चली जाती है, वो भी कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन का कौन सा हो जाएगा, मध्य माही बेसिन में। तो छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, मध्य माही बेसिन के अंतर्गत स्थित है। और राजस्थान के जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, किसके अंतर्गत, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। थार मरुस्थल कहते हैं राजस्थान के मरुस्थल को, इसको 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ये बांटा गया 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर। 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को शुष्क मरुस्थल और 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक अर्धशुष्क मरुस्थल कहा गया है, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्वी मैदान है, अभी हमने पढ़े थे इनके बारे में विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मैदानी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है कौन सा, छप्पन का मैदान। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, साहित्य रचना पैग फेरो के रचयिता थे। नेक्स्ट हो जाएगा साहित्यिक रचना पैगो फेरो, क्या हो जाएगा, पैग फेरो की रचयिता थे। तो पैग फेरो जो रचना है उसके रचयिता हो जाएंगे मणि मधुकर। आपको याद रखना मणि भास्कर भी है यहाँ पर, तो आपको आंसर हो जाएगा मणि मधुकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। बात करें विजयदान देथा की प्रमुख रचना है जो कई बार पूछी जा चुकी है, जिसका नाम है चौधरायन की चतुरायन। क्या हो जाएगा, चौधरायन की चतुरायन। तो विजयदान देथा की ये भी रचना है, ठीक है। अपन बात करें मणि मधुकर की, तो मणि मधुकर के द्वारा और अन्य रचना कौन कौन सी है, वो हो जाएगा कालो घोड़ो, नरक बाड़ो और सोजत गेट। सोजत पाली की अंतर्गत एक लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है, कहाँ की, लाल सुर्ख मेहंदी पूछ लें आपसे तो सोजत पाली की है, तो ये हो जाएगा सोजत गेट। अम्मा दासरो चितराम, क्या हो जाएगा, अम्मा दासरो चितराम और पैगो फेरो, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचना है, किसकी, मणि मधुकर की, किसकी, मणि मधुकर की है। नेक्स्ट हो जाएगा जयपुर की मेट्रो गेज कितनी हैं। तो जयपुर की अंतर्गत की जो ट्रैक गेज है, क्या पूछ रहा है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 1435 mm, कितनी हो जाएगी, 1435 mm हो जाएगी। 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो में फेज IA मानसरोवर से चांदपुर तथा 23 सितंबर 2020 में फेज IB बड़ी चौपड़ का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो 2 फेज़ों में चल रही है अपन के। फर्स्ट फेज में मानसरोवर से चांदपुर तक चलती थी, अभी सेकंड फेज के अंतर्गत अपन क्या है, बड़ी चौपड़ तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। किसका पूछ रहा है, रानी सती का वास्तविक नाम था वो क्या था, तो वो हो जाएगा नारायणी देवी। किसकी है, झुंझुनू की प्रसिद्ध है कौन सी, नारायणी देवी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन इसकी बात करते हैं, तो अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम है नारायणी था, क्या नाम था, नारायणी देवी था।
और इनका विवाह किसके साथ में हुआ था? तो तनधन दास के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था? तनधन दास के साथ में हुआ था। परंतु इनकी मृत्यु के बाद में नारायणी सती हो गई थी। नारायणी किसकी? तनधन की मृत्यु के साथ में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और इन्हें क्या कहा जाता? दादी जी कहा जाता। क्या कहा जाता है? दादी जी कहा जाता है नारायणी देवी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? तो अष्टछाप कवि मंडली का जो गठन किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? विट्ठल नाथ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अष्टछाप कवि मंडली का गठन विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। और संगठन के जो महाप्रभु थे वो कौन थे? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठल लाल दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसके कुल कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे। तो 8 शिष्य कौन कौन थे? इनमें कुल 8 शिष्य कौन कौन से थे? तो वो थे अष्टछाप, तभी तो इसका नाम पड़ा है अष्टछाप कवि मंडली। तो 8 शिष्य कौन कौन से थे? तो वल्लभ के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। विट्ठल नाथ के शिष्य कौन थे? तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुरदास। ठीक है, तो 4 इसके हो जाएंगे वल्लभ के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य, और 4 ही हो जाएंगे विट्ठल के शिष्य। ठीक है, तो इनके प्रकार के क्या बनी? अष्टछाप कवि मंडली बनी थी इन 8 की। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। तो प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो अपन बात करें, भवाई क्या है? एक नृत्य है। कच्ची घोड़ी भी नृत्य है। कालबेलिया क्या है? नृत्य है। लेकिन तुरा कलंगी क्या है? ख्याल है। तुरा कलंगी क्या है? ख्याल है, नृत्य नहीं है ये। ठीक है, तुरा कलंगी ख्याल और क्या है? नाटक है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है तुरा कलंगी का? तो वो हो जाएगा चंग होता है। कौन सा होता है? चंग होता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र है घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ये तुरा कलंगी ख्याल या नाटक किया जाता है? वो हो जाएगा घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। नेक्स्ट बात करें पांडुपुल की, तो पांडुपुल अलवर के अंतर्गत स्थित है। सास बहू का मंदिर है जो नागदा उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा मीठे साई की दरगाह झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है। मीठे साई की दरगाह। बात करें मंडोर, तो मंडोर अपन के जयपुर के अंतर्गत स्थित नहीं है। तो मंडोर जगह पड़ती है, ये पड़ती है पर्यटक स्थल भी है और मंडोर जगह भी है। कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, तो मंडोर है, यह है अपन के जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। तो मंडोर पर्यटक स्थल है जो जोधपुर में स्थित है। और मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व क्या रहा है? राजधानी रहा है। मारवाड़ की पूर्व राजधानी क्या रहा है? मंडोर रहा है, जहाँ जोधपुर के शासकों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर के शासकों की छतरियाँ कहाँ बनी हुई हैं? तो वो बनी है मंडोर, जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान सरकार की नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान सरकार की नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 20 जनवरी 2020 को। यह करंट अफेयर क्वेश्चन है। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977 से 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 1977 से 78 ईस्वी में हुई थी मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत। और इसके अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया था? 16 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत केंद्र का कितना परसेंट? 75% केंद्र शामिल होगी और राज्य देगा 25%। इनका क्या था? इसमें हिस्सा था। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो जल दुर्गों की श्रेणी में एक ही आता, गागरोन का किला झालावाड़। कौन हो जाएगा जल दुर्गों की श्रेणी में? गागरोन का किला झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा गागरोन का किला झालावाड़ दुर्ग में आता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो तीनों जिले दे रखे हैं ये दुर्ग आते हैं किसकी श्रेणी में? गिरिदुर्ग की श्रेणी में। गिरि भी होते हैं जो पहाड़ी पर स्थित होते हैं। सिवाना किले का निर्माण करवाया था। तो सिवाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था बी नारायण ने। किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण बी नारायण ने करवाया गया था। ठीक है, तो और ये सिवाना किला है कहाँ पड़ता है? तो बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है सिवाना दुर्ग। इसके अलावा जालौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? सिवाना को कुंजी कहा जाता है। जालौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? तो चित्रकला की एक शैली है चौर पंचाशिका, उससे मिलती जुलती शैली है। राजस्थान की कौन सी शैली है? तो वो हो जाएगी मेवाड़ शैली। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ शैली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम मूल स्वरूप है वो 4 पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है मेवाड़ शैली का। ठीक है, कौन सा? 4 पंचाशिका ग्रंथ के। और बिल्ह पंचाशिका के 50 छिंदों कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हन द्वारा रचे गए हैं। तो चौर पंचाशिका
या बिल्ले पंचाशिका भी कहा जाता है किसको, चौर पंचाशिका को। और इसके जो 50 छंद हैं वो किसके द्वारा, कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिसका नाम है बिल्लन के द्वारा रचे गए हैं। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है, तो पिछवाई पेंटिंग हो जाएगी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाई पेंटिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है पिछवाई पेंटिंग में, तो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है पहली बात तो, और नाथ जी के मंदिर में लगी हुई है। और क्या किया जाता है, इसके पर्दे पर नाथ जी के मंदिर की मूर्ति के जो पीछे पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, चित्र मिलते हैं उसके। और इसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था, तो वो करवाया था नरोत्तम शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नरोत्तम शर्मा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मृत नदी के रूप में जानी जाती है, मृतकों का टीला कहा जाता है, सरस्वती के अवशेषों पर बहती है, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ और किसके अंतर्गत, श्री गंगानगर के अंतर्गत बहती है। यह घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश में कालका नामक स्थान है, वहाँ से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकल के अपन के तिब्बी हनुमानगढ़ से अंतर्गत से प्रवेश करती है। और इसके अंतर्गत अपन के यह भटनेर किला भी बना हुआ है हनुमानगढ़ में, किसके नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और यह अब्बास फोर्ट पाकिस्तान में जाकर रुकती है, कौन सी नदी, घग्गर नदी, ठीक है। और ये सरस्वती के अवशेषों पर बहती है। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का कौन सा शहर है वो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा उदयपुर। नीला शहर की बात करें तो वो हो जाएगा जोधपुर, और गुलाबी शहर की बात करें तो वो हो जाएगा जयपुर, ठीक है। तो उदयपुर माना जाता है सफ़ेद शहर के नाम से। नेक्स्ट बात करें अपन, झीलों की नगरी कहा जाता है किसको, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ फाउंडेशन एंड माउंटेन भी कहा जाता है किसको, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर है तो कश्मीर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माउंट आबू को, ठीक है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछ ले तो चूरू, और सबसे ठंडा जिला पूछ ले तो भी चूरू हो जाएगा, ठीक है। और स्थान पूछ ले तो फलौदी हो जाएगा सबसे गर्म। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जो धौलपुर है। इसके अलावा बात करें अपन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत जो गार्नेट के भंडार हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं टोंक में। कहाँ पाए जाते हैं, टोंक में पाए जाते हैं, ठीक है। कालीबंगा पाई जाती है हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा पाई जाती है हनुमानगढ़ में पाई जाती है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। त्रिनेत्र जी गणेश जी का मंदिर भी सवाई माधोपुर में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, तांबा गार्नेट को रक्तमणि या फिर फिरोजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एब्रिसिस एवं जेम, ठीक है। और यह राजस्थान के टोंक, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में मिलता है। और टोंक में जेम गार्नेट सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के किन जिलों में खस घास का उत्पादन होती है। तो खस घास से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। और खस घास कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भरतपुर सवाई माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है। सुगंधित घास भी कहते हैं खस घास को। और खस घास से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये पाई जाती है भरतपुर सवाई माधोपुर के अंतर्गत पाई जाती है। खस घास एक विशेष प्रकार की घास होती है जो कि क्या है, शरबत और इत्र बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। यह टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिले में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो हमें 2011 की जनगणना अभी भी पढ़नी है, क्योंकि अभी कोई नई जनगणना हुई नहीं है, तो नए आंकड़े पूछे नहीं जाएंगे, तो पूर्वीय से आंकड़े आएंगे। तो 2011 की जनगणना, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पूछ ले आपसे, तो सबसे कम लिंगानुपात होता है धौलपुर का। किस जिले का है, धौलपुर जिले का हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात। इसमें क्या इतने हैं, 846, 1000 पुरुषों पर 846 महिला पाई जाती हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात बात करें तो सर्वाधिक पाया जाता है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का कितना पाया जाता है, सर्वाधिक कितनी है, 994 महिला हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के गोलिया और हनौतिया में स्रोत है। राजस्थान के गोलिया हनौतिया में स्रोत है, तो ये किस चीज़ का है, तो वो हो जाएगा तावे का। किस चीज़ का हो जाएगा, तावे का हो जाएगा, ठीक है। तो खेतड़ी सिंघानिया झुंझुनू में, और राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, खेतड़ी सिधाना झुंझुनू है। राजस्थान में तांबे का क्या है, प्रमुख उत्पादक स्रोत है। लेकिन अपन बात करें गोलिया हनौतिया में स्रोत है, तो वो किस चीज़ का है, तांबे का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, अलवर। तो अलवर के अंतर्गत क्या है, खोदरीवा, प्रतापगढ़ और भगोनिया आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी, तो खेड़ा सिरोही की। तो खेड़ा सिरोही में देलवाड़ा, फिरोजवली, गलिया और पिपेला आदि हैं। इसके अलावा बात करें अपन
उदयपुर की, तो उमरा, अकोला और सलुम्बर आदि जगह हैं जहाँ से तांबा निकलता है। इसके अलावा बात करें अजमेर की, तो हनोतिया, श्रीनगर, तारागढ़ आदि ऐसी जगह हैं जहाँ से क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। तो तांबा उत्पादक क्षेत्र है अलवर के अंदर खोदरीवा, प्रतापगढ़ भगोनिया में, और खेड़ा सिरोही में देलवाड़ा, किरोवली, गोलिया और पिपेला आदि जगह है। और उदयपुर के अंतर्गत उमरा, अकोला और सलुम्बर इन जगह में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। और अजमेर में हनोतिया, श्रीनगर और तारागढ़ आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, वो दे रखा है कि राजस्थान के प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ और कब हुआ था। तो राजस्थान का प्रथम विद्रोह अपन के सबसे प्राचीन छावनी पूछ लें आपसे राजस्थान की, तो वो हो जाएगी नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रथम विद्रोह हुआ था, और वो हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ था नसीराबाद में विद्रोह। और यह पड़ता है अजमेर के अंतर्गत पाई जाती है नसीराबाद छावनी। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन सी उसने किया था विद्रोह, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कौन सा किया गया, आयोग आपके द्वार, इसका क्या है, नाम है। कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है। तो आयोग आपके द्वार है जो कार्यक्रम चलाया गया है, तो यह किसकी जागरूकता के लिए है, तो ये हो जाएगा बच्चों के विरुद्ध अपराध। यदि बच्चों के साथ में अपराध करते हैं तो अपन बच्चे इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए चलाया गया है। तो बालकों की समस्याओं को जानने और उनका मौके पर निस्तारण करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविता वो लिखी गई थी पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में। किसके पक्ष में लिखी गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान के उसमें लिखी गई थी। दुर्सा आड़ा की रचना है वो मेवाड़ महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन और राव सुल्तान के देश प्रेम का चित्रण किया गया है। विरुद्ध, छतरही, करतार, बावनी आदि इसकी प्रमुख रचना है किसकी, दुर्सा आड़ा की। ठीक है, विरुद्ध, छतरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, और कृतार्थवाणी है, उसमें समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का बतलाया गया है। तो कृतार्थवाणी में क्या है, समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उनको बतलाया गया है। और किसके अंतर्गत, विरुद्ध छतरी, इसके महाराणा प्रताप की किसी शौर्य गाथाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, अपन बात करें पाथा पीथल, एक रचना है जो भी किससे संबंधित है, महाराणा प्रताप और पृथ्वी राठौड़ से संबंधित है। ठीक है, अकबर के समय में पाथा और पीथल। नेक्स्ट हो जाएगा भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। तो भक्ति संत रज्जब जी हैं वो किस समुदाय से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे अपन के किसके, दादूपंथ से संबंधित। ठीक है, दादूपंथ से संबंधित है कौन सी, रज्जब जी। ठीक है, जो आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे, किस में रहे थे, दूल्हे के भेष में आजीवन रहे थे रज्जब जी। संत सूरदास जी, संत रज्जब जी, संत वालेंद्र जी, संत गरीबदास जी, संत जसनाथ जी और मिस्किन दास जी आदि दादूपंथ के प्रमुख शिष्य थे। तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, सूरदास जी हैं, रज्जब जी हैं, बालेंद्र जी हैं, गरीबदास जी हैं, जसनाथ जी हैं और जसनाथ मिस्किन दास जी हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, प्रमुख शिष्य थे। तो दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादूपंथी के 52 स्तंभ कहा गया है। तो दादूपंथी के 52 स्तंभ किसके कहा गया है, तो 52 शिष्यों को कहा गया है दादूपंथ के। ठीक है, फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा अपन के जोधपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो जो हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको FDDI या फिर FDDI एक्ट 2017 के तहत में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण संस्थान है। क्या है, राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और संपूर्ण भारत में इसे 12 FDDI कैंपस है। कितने हैं, 12 FDDI कैंपस हैं पूरे किसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत इसकी स्थापना कब की गई थी, 2017 में की गई थी। FDDI 2017 के अंतर्गत क्या है, तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ठीक है, एक्ट 2017 के तहत। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी, 1986 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। जल महलों की नगरी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डीग भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है, अपन पहले बांसवाड़ा के बारे में चर्चा करते हैं कि बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है। पहली बात तो माही नदी बहती है, और वह और किस नदी का टापू है, टापू बना हुआ है इस माही नदी में, तो उसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। ठीक है, ऐसे लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोधी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अन्नपूर्णा के मंदिर स्थित हैं, त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है, मानगढ़ धाम आदि भी प्रमुख दर्शनीय स्थल स्थित है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजस्थान के अंतर्गत डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है, डीग को। ठीक है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भरतपुर को। इसके अलावा अपन बात करें कि नीला शहर कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। अपन बात करें माउंट आबू को राजस्थान का जम्मू कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर को अपन सफ़ेद शहर भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जो बीहड़ क्षेत्र है ये सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में चंबल बनाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो डांग की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है डांग की रानी? तो करौली को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नानक जी भील का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो नानक जी भील का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? क्योंकि हिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन है एकीकरण से 1857 क्रांति और उनसे कई हर के मतलब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री के 4 चैप्टर 1857 क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल और आंदोलन। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो नानक जी भील का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो वो हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंध है किसका? नानक जी भील का। तो नानक जी भील बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अप्रैल 2022 में बूंदी में कब हुआ था? 1922 में हुआ था, अप्रैल मंथ में, और 2022 नहीं तो 1922 में। ठीक है, बूंदी राज्य में हुआ था, और इसी किस क्षेत्र में हुआ था? बरड़ क्षेत्र में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, और यह प्रशासन के विरुद्ध जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो उसके विरुद्ध में चलाया गया था बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व है जो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता कौन थे? तो वो थे नेनूराम। तो नेनूराम के द्वारा इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था बूंदी किसान आंदोलन का। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी में किसानों की सभा हुई। सभा पर बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी थी। तो 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में डाबी एक जगह पड़ती है जहाँ पर क्या है किसानों की सभा हो रही थी, और तो वहाँ उस सभा के अंतर्गत बूंदी के पुलिस अधीक्षक थे, एसआई थे एक, जिन्होंने क्या है जिनका नाम है इकराम हुसैन, और इकराम हुसैन ने क्या चलवाती थी? गोलियाँ चलवा दी थी वहाँ पर। तो जिसके अंतर्गत क्या है 2 किसान नानक भील और देवपाल गुर्जर मारे गए थे। तो जब गोलियां चलवाई थी इकराम हुसैन ने उन पर, तो उस समय 2 लोग मारे गए थे बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत, नानक भील और देवपाल गुर्जर। ठीक है, 2 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में जनजातीय बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में जनजातीय बालकों के लिए जो पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी तो वो कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी अपन के उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर की जाएगी? उदयपुर के अंतर्गत की जाएगी। राज्य की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है, राज्य की पूछ लें आपसे तो ये है, तो शुभारंभ किया जाएगा। और विश्व की जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 अगस्त 2021 को मनाया गया था, और इसी दिन क्या किया गया है? इस अकादमी का शुभारंभ किया गया है। तो जनजातीय बालक हॉकी अकादमी का शुभारंभ कब किया जाएगा? विश्व जनजातीय दिवस के दिन। ठीक है, और एक कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, तो लील टांस के लेखक हैं। तो लील टांस है वो किसकी रचना है? लील टांस, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये पुरस्कार कब मिला था इसको? तो इसे मिला 1976 में मिला था लील टांस के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी रचना, किसकी रचना है? वो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। तो कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना कौन सी है? पाथल और पीथल, जो कि पृथ्वीराज महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौर से संबंधित है। ठीक है, एक हो जाएगी मीझर, एक हो जाएगी लील टांस, और एक हो जाएगी हेमानी आदि। ठीक है, लील टांस के लिए 1976 में इन्हें क्या मिला है? राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको? कन्हैयालाल सेठिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? तो राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन हिस्सेदार है? तो वो रहने वाला है कौन? तो वो हो जाएगा राजस्थान सरकार और HPCL। राजस्थान सरकार और HPCL किस में हिस्सेदार है? रिफाइनरी प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि राजस्थान रिफाइनरी
परियोजना पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित की गई है। किसमें की गई? पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित की गई। कौन सी? राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। ठीक है, इसमें राजस्थान सरकार का 26% है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का 74% हिस्सेदारी है। तो कंपनी का कितने? 74% और राजस्थान सरकार का कितना? 26%। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करवा रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी अपन के गुरु शिखर। आपसे ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पूछ सकता है, अवरोही आरोही क्रम में पूछ सकता है। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, आरोही का होता है चढ़ना, तो बड़ा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ये है किस क्रम में? तो ये पूछ रहा आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में मतलब। तो बढ़ते हुए क्रम की बात करें अपन, तो अपन एक ट्रिक पढ़ते हैं हम जब पढ़ाते हैं इसको, तो अपन पढ़ते हैं गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खूह में सात बोली रोज बोला है। ठीक है, ये ट्रिक है जिसके अंतर्गत क्या है, ये सारी पहाड़ चोटी आ जाती है जिसके अंतर्गत। तो गुरु से दिल से, तो गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर और से हो जाएगा शेरगढ़ और दिल से मतलब दिलवाड़ा। ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे बड़ी गुरु शिखर, दूसरे नंबर पर आ जाएगी दिलवाड़ा ऑप्शनों के अनुसार। ठीक है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खूह में सात बोली रोज बोले। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? खूह नागौरी हो जाएगी और इसके अलावा नागपाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर राइट आंसर, क्योंकि आरोही क्रम पूछ लिया, बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर पहली हो जाएगी नागपाड़ी और नागपाड़ी से ज़्यादा हाइट किसकी है? तब वो हो जाएगी अपन की खो की, और खो के अलावा ज़्यादा हाइट और उससे किसकी है? देलवाड़ा की है और गुरु शिखर की है। इनकी अपन ऊंचाइयों की बात करें तो अजमेर की नागपाड़ियाँ हैं, उसकी जो अपन ऊंचाई की बात करेंगे तो 795 मीटर ऊंची है। खूह नागौरी जयपुर की है तो 920 मीटर ऊंची है। दिलवाड़ा सिरोही है वो उसकी हो जाएगी 1442 मीटर और माउंट सिरोही की हो जाएगी 1722 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकेंगी। लगभग हमने पूरे 50 क्वेश्चन थे इसके अंतर्गत, वो हमने सभी आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कुछ हमने अतिरिक्त जानकारी दी है जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से क्या थी? इम्पोर्टेंट थी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।